आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें की हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रीथिंग वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों से कर लूँ कि आप लोग क्या एज्यूम करते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि ब्रीथिंग वॉलंटरी एक्टिविटी है या ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? इनवॉलंटरी। गुड। कोई और बंदा कोई एडिशन करना चाहता है? अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आप सब इस बात पे एग्री हो कि ब्रीथिंग इनवॉलंटरी एक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ब्रीथिंग हैज डुअल नेचर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ब्रीथिंग इज वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रीथिंग इनवॉलंटरी है, लेकिन अब मैं फोर्स ब्रीथिंग करना चाहता हूँ। ये मैं वॉलंटरी कर रहा हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं रिलैक्स हूँ, मैं सांस कुछ टाइम के लिए बंद करना चाहता हूँ, मैं रेट डेप्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, मैं रिदम को चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं राग अलापते वक्त टाइम डायलेट कर सकता हूँ। अगर मैं स्विमर हूँ तो मैं 2-2 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। अगर मैं एक सक्सेसफुल डाइवर हूँ तो मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि बाय प्रैक्टिस हम ब्रीथिंग रिदम को, ब्रीथिंग कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ब्रीथिंग इज वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी। बेसिकली इट इज इनवॉलंटरी, बट बाय प्रैक्टिस हम इसको वॉलंटरी भी कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस करते हैं कि ब्रीथिंग इज वॉलंटरी एंड इट इज एज वेल एज इनवॉलंटरी फंक्शन। ये वॉलंटरी भी है और ये इनवॉलंटरी भी है, और इसके लिए ब्रेन के 3 पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग। हम कहते हैं कि देयर आर 3 यहां पे मिसिंग है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स ब्रीथिंग। 3 पार्ट्स हैं। एक है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। द फर्स्ट पार्ट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसको आप सेरेब्रम भी कह सकते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। सेकेंड पार्ट जो कि इन्वॉल्व है दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। दिस इज द सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज पोन्स। ब्रेन के ये 3 पार्ट्स हैं जो हमारी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? हर एक पार्ट का अलग रोल है। इसमें जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इनका रोल वॉलंटरी है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का रोल वॉलंटरी कंट्रोल है। बाय चॉइस हम जो डेप्थ और रेट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये जो हम प्रैक्टिस से इसको कंट्रोल करते हैं। यहां पे रोल प्ले करता है सेरेब्रम। कैसे करता है डिटेल में भी आगे करने हैं। मेडुला ओब्लांगेटा का जो रोल है वो इनवॉलंटरी है। दैट इज इनवॉलंटरी। आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन इनवॉलंटरी है उसका सेंटर ब्रेन में मेडुला है, और आपके ब्रेन में जो भी, आपकी बॉडी में जो भी चीज वॉलंटरी है उसका कंट्रोल ब्रेन में सेरेब्रम है। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्टिविटी। मेडुला इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शंस। तो हमारे पास जो ब्रीथिंग है उसका भी सेम रोल है। ब्रीथिंग का वॉलंटरी कंट्रोल सेरेब्रम के पास है और ब्रीथिंग का इनवॉलंटरी कंट्रोल
मेडुला ओब्लांगेटा के पास है। अब देख लें पोन्स का फिर क्या रोल है। पोन्स का रोल है रिदम ऑफ ब्रीथिंग। ये मेंटेन करती है, मेंटेन्स रिदम ऑफ ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग इनवॉलंटरी है, खुद ब खुद हो रही है, तो भी उसमें एक स्पेसिफिक टाइमिंग हो, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक टाइमिंग में ब्रीथिंग करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ब्रीथिंग 3 to 4 सेकेंड लेती है नॉर्मली। ब्रीथिंग टेक्स 3 to 4 सेकेंड्स। अब ये 3 to 4 सेकेंड्स क्या है जी? ये एक रिदम है, एक टाइमिंग है, एक सेट पॉइंट है, एक सेट टाइम है कि आपने इतने टाइम में ब्रीथिंग करनी है नॉर्मल, और फिर अगर एक्सरसाइज करना है तो इसको इंक्रीज करना है, अगर सोना है तो इसको डिक्रीज करना है। ये जो कंट्रोल है टाइमिंग का, ये टाइमिंग कंट्रोल पोन्स का काम है, जिसको हम रिदम कहते हैं, रेट या टाइमिंग कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। क्योंकि ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन सेकेंड्स बंदा मर जाता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल सिस्टम भी बड़ा स्ट्रांग है। टाइमिंग कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहां आपको इतना पता चल गया कि ब्रीथिंग वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है, लेकिन इनवॉलंटरी होने के बावजूद उसके ऊपर एक टाइमिंग सेट है, एक टाइम चेक है, और वो उस टाइम में ब्रीथिंग करेगा। और टाइम चेक के लिए पोन्स है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अभी हम ये आप डायग्राम देख लें, इसके 3 पार्ट्स। ये व्हाइट रीजन सेरेब्रम है। सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी कंट्रोल। दिस इज फॉर वॉलंटरी कंट्रोल। इनवॉलंटरी कंट्रोल किसके पास है? मेडुला के पास। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेडुला, और मेडुला का इनवॉलंटरी कंट्रोल है। अब मेडुला कैसे कंट्रोल करता है? ये 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। मेडुला से 2 नर्व्स आए हैं, यू कैन सी। एक नर्व इंटरकास्टल मसल की तरफ आया है और एक नर्व डायफ्राम की तरफ आया है। इस नर्व को हम कहते हैं इंटरकास्टल नर्व। इंटरकास्टल नर्व्स। और ये जो डायफ्राम की तरफ आया है, दिस इज कॉल्ड फ्रीनिक नर्व। ये जिक्र हमने उस दिन भी किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। रिब्स को एलिवेट करना और फिर पोजीशन पे लाना, ये इंटरकास्टल नर्व का काम है। इंटरकास्टल नर्व। डायफ्राम को डोम शेप करना, स्ट्रेट करना, ये फ्रीनिक नर्व का काम है। फ्रीनिक नर्व। और इसके थ्रू होती है ब्रीथिंग, चाहे हमें पता हो या नहीं पता। इनवॉलंटरीली ये 2 नर्व्स ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल इज विद सेरेब्रम, और इनवॉलंटरी कंट्रोल जो कि ओरिजिनल कंट्रोल है, जो बेसिक कंट्रोल है, जो हर हालत में अप्लाई होती है, वो इंटरकास्टल नर्व्स और फ्रीनिक नर्व्स के थ्रू है। फ्रीनिक नर्व्स का ताल्लुक डायाफ्राम से है। उसने डायाफ्राम के साथ कनेक्ट है, और डायाफ्राम को डोम शेप और स्ट्रेट। और इंटरकास्टल नर्व्स का जो कनेक्शन है वो इंटरकास्टल मसल्स के साथ है। रिब केज को एलिवेट करना और पोजीशन पे लाना, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एलिवेट करना, एक्सपायरेशन पोजीशन पे लाना, और डायफ्राम को डोम शेप करना एक्सपायरेशन में और स्ट्रेट करना इंस्पायरेशन में। ये इन 2 नर्व्स के थ्रू होती है। सो मेडुला इसका सेंटर है। पोन्स इज थर्ड पार्ट। उससे अपनी नर्व्स निकले हैं अलग, और उनका काम है टाइमिंग, कि ये हद से ज्यादा तेज ना हो जाए या हद से ज्यादा स्लो ना हो जाए। इतना तेज भी ना हो
कि फिर थर्मो रेगुलेशन पॉसिबल ना हो, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेके हम हीट से ही ना मर जाएं, थर्मो रेगुलेशन पॉसिबल ना हो फिर, और इतना स्लो ना हो जाए कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन ही कम हो जाए और हम पैरालाइज हो जाएं। तो ये जो रेट है, ये जो स्पीड है, ये जो रेट है, ये पोन्स का काम है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल। फर्स्ट इनवॉलंटरी कंट्रोल। तो इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन करता है, आप इसको बता सकते हैं? द ब्रेन पार्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा। गुड। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हर एक चीज 3 डायमेंशनल होता है, इसी तरह मेडुला ऑब्लांगेटा भी 3 डायमेंशनल है। हर चीज की एक विड्थ होती है, एक लेंथ होती है और एक हाइट होती है। एवरीथिंग इज 3 डायमेंशनल। तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हम कहते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा हैज 3 रीजन्स, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। डॉर्सल वो होता है जो बैक साइड होता है, बैक। वेंट्रल वो होता है जो फ्रंट साइड होता है, फ्रंट साइड। और लेटरल वो होता है जो पेरिफेरल साइड पे होता है, दीज साइड्स। तो ये पेरिफेरल रीजन्स, पेरिफेरल रीजन्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। अब 2 पार्ट्स इंस्पायरेशन कंट्रोल करते हैं और 1 पार्ट एक्सपायरेशन कंट्रोल करते हैं। कौन कौन? 3 पार्ट्स है एज अ होल। 1 इज डॉर्सल, वेंट्रल एंड 3rd इज लेटरल। इसमें जो डॉर्सल और लेटरल हैं, डॉर्सल और लेटरल, ये इनहेंस करते हैं एक्सपायरेशन और स्टॉप करते हैं इंस्पायरेशन। आपने याद रखना है डेल, DEL, डेल। डेल का मतलब क्या है? डॉर्सल एंड लेटरल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपायरेशन। डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपायरेशन। और जब एक्सपायरेशन हो रही है तो इंस्पायरेशन को स्टॉप किया जा रहा है। जब एक्सपायरेशन हो रही है तो इंस्पायरेशन को स्टॉप किया जा रहा है। फिर जब हमें इंस्पायरेशन की जरूरत है तो डॉर्सल और लेटरल रुक जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा वेंट्रल साइड। वेंट्रल पार्ट एनहेंसेस इंस्पायरेशन एंड स्टॉप एक्सपायरेशन, ये उसके अपोजिट है। इसको आपने कैसे याद रखना है? IV। IV आप मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ेंगे। IV का मतलब है इंटरवीनस, लेकिन यहां पे मतलब है कि इंस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। इसका ये मतलब है इंस्पायरेशन इज एनहेंस्ड बाय वेंट्रल पार्ट while expiration is controlled by dorsal and lateral part of medulla oblongata। चलिए रिवाइज करें। मेडुला के कितने रीजन्स हैं? मेडुला हैज हाउ मेनी रीजन्स? 3 रीजन। डॉर्सल और लेटरल एनहेंस करते हैं किसको? एक्सपायरेशन। और स्टॉप करते हैं इंस्पायरेशन। और ये जो वेंट्रल साइड है ये एनहेंस कर रहे हैं इंस्पायरेशन और ब्लॉक कर रहे हैं एक्सपायरेशन। इस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेडुला ओब्लांगेटा के थ्रू अंडर दी कंट्रोल होती है। लेकिन अब हम इस रेट को चेंज करना चाहते हैं, हम स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल हमारा है, इसलिए तो हम सिंगर बन सकते हैं, इसलिए तो हम स्विमर्स बन सकते हैं, इसलिए तो हम अच्छे डाइवर्स बन सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ, वॉलंटरी कंट्रोल भी है कि विद इन लिमिट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग आर ऑल्सो अंडर दी वॉलंटरी कंट्रोल। लिमिट इसलिए रखना है क्योंकि पोल्स ने भी चेक रखा है कि
ब्रीथिंग से और मसाइल पैदा ना हो, कोई और इश्यू पैदा ना हो, तो एक स्पेसिफिक रेंज में, एक स्पेसिफिक लिमिट में हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। कैसे कर सकते हैं? बाय द एबिलिटी टू होल्ड ब्रीथ। हम सांस बंद कर सकते हैं, हम रेट इंक्रीज कर सकते हैं, डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथिंग, स्पीच, सिंगिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। मुख्तलिफ जगहों पे आपको इनवॉलंटरी के साथ साथ वॉलंटरी कंट्रोल की भी जरूरत पड़ती है, और हम इसको एक्सरसाइज के तौर पे एक्टिव ब्रीथिंग के थ्रू, एक्टिव इंस्पायरेशन के थ्रू, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारी विश पे और हमारे कंट्रोल पे डिपेंड करता है, हमारी नीड्स पे। ड्यूरिंग वॉलंटरी कंट्रोल, impulse originates from the cerebral hemispheres and pass to the breathing centers. Cerebral hemisphere control all the voluntary actions, including the voluntary control of breathing. लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमारी विश हो, जब हमारी नीड हो, जब हम चाहें। अगर ना हो तो बेसिक कंट्रोल इनवॉलंटरी है, जिस तरह आप सबने शुरू में आंसर किया था, क्योंकि ये रियलिटी में इनवॉलंटरी है, लेकिन आपने याद रखने कि कंट्रोल बोथ ऑफ देम है, कंट्रोल दोनों का है। नेक्स्ट, रिदम कंट्रोल भी है, सिर्फ वॉलंटरी इनवॉलंटरी की बात नहीं है, टाइमिंग और उसके साथ साथ रिदम भी याद रखना है। जिस तरह हार्ट इनवॉलंटरी है, लेकिन एक रिदम है 0.8 सेकेंड, उसकी अपनी मर्जी नहीं है तो इनवॉलंटरी हार्ट भी, लेकिन रिदम में है। ब्लिंकिंग इनवॉलंटरी है, लेकिन एक रिदम है। इसी तरह ब्रीथिंग इनवॉलंटरी से ही, उसमें फिर भी एक रिदम है, एक कंट्रोल है, एक टाइमिंग है। ब्रीथिंग हैज स्पेसिफिक रिदम। ब्रीथिंग की अपनी एक स्पीड है, एक रेट है। एडल्ट ह्यूमन ब्रीथ 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। मैं और आप जिस एज में हैं, हमारी ब्रीथिंग 15 to 20 टाइम्स है। जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड पीपल, उनकी जो रेट है वो 10 to 12 टाइम्स है पर मिनट। और जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स, जो बहुत छोटे हैं, उनके 44 टाइम्स हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके दिल पे हाथ रखें, उनका हार्ट बीट भी बहुत तेज होगा, और उनके नॉस्ट्रिल्स पे जरा हाथ रखें, उनका ब्रीथिंग रेट भी काफी तेज होता है। इसलिए तो वो एनर्जेटिक होते हैं, कभी थकती नहीं है। बच्चा कभी नहीं कहता कि ओ मैं तो आज थक गया हूं और आराम से आके बैठ जी, नहीं, 24 घंटे खेलता रहता है। और माँ बाप उसके खेलने से तंग होते हैं, क्योंकि माँ बाप खेल नहीं सकते और वो खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेंट्स में ब्रीथिंग रेट ज्यादा है, 44 टाइम्स, दे आर मोर एनर्जेटिक। 44 टाइम्स पर मिनट। ये इन्फेंट्स है, वो जो माँ का दूध पीते हैं। फिर जितने बड़े होते जाते हैं, 30 तक आ जाती है बात, 20 तक आ जाती है, और फिर हमारे स्टेज में 15 to 20, और फिर 60 प्लस में लोग चले जाते हैं, तो वहां पे ब्रीथिंग रेट 10 to 12 टाइम्स पर मिनट हो जाती है, क्योंकि उनको लेस एनर्जी की जरूरत है। तो पॉन्स का जो कंट्रोल है वो रिदम, टाइमिंग या रेट के ऊपर है, कि इनवॉलंटरी एक्टिविटी भी अपनी मर्जी न चलाए और वो भी कंट्रोल रखे। वाई रिदम इज कंट्रोल? द रीजन इज इट स्टॉप्स excessive breathing. Excessive breathing. In order to maintain homeostasis, in order to maintain the homeostasis, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये अपना रोल प्ले करती है, ताकि एक्सेसिव ब्रीथिंग ना हो जाए,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग हो, इतनी ज़्यादा एटीपीज बने, इतनी ज़्यादा सेलुलर ऑक्सीडेशन हो कि फिर ब्रीथिंग को कंट्रोल करना पॉसिबल ना हो, और इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाए कि वो बॉडी के थर्मो रेगुलेशन को डिस्टर्ब करे। दैट्स वाई कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, whether that is voluntary or involuntary, but there should be a rhythm, there should be a constant speed. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ना हो तो एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी, क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा तो बोल लिया करें ना, इतने बुरे हम भी नहीं हैं, कभी कभी हमारे साथ भी बोल लिया करें, हमारा क्या कसूर है। चले जी, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज जी, अच्छा वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने रिप्लाई किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज, अच्छा ये सॉरी ये पॉइंट रह गया, लिख लें, शाबाश। यहां पे एक पॉइंट और लिख लें कि ब्रीथिंग में गैस एक्सचेंज में इश्यूज आपने याद रखना है। सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की है, फिर ऑक्सीजन की है। अगर आपके रूम में तीनों की कंसंट्रेशन सेम है तो ब्रीथिंग में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा इनहेल करते हैं, इसलिए रूम में गैस जमा होने से लोग मर जाते हैं। ऑक्सीजन के होते हुए भी लोग मर जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की है, फिर उसके बाद एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की है, फिर उसके बाद एफिनिटी ऑक्सीजन की है। इसलिए रूम को हम और बॉडी को हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाते हैं, उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीजन कभी भी अटैच नहीं होगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये गैसेस की एफिनिटी है जो आपने याद रखनी है, एफिनिटी ऑफ गैसेस टू हीमोग्लोबिन। तो फर्स्ट एमसीक्यू इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एफिनिटी टू बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। आपके ख्याल में ब्रीथिंग में सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे ज्यादा एफिनिटी ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज voluntary breathing centers are located in dash. Voluntary centers are located in which part of the brain? नहीं, voluntary, अच्छा involuntary, sorry, you are right. Involuntary control is medulla oblongata. Very good. और अगर यही क्वेश्चन वॉलंटरी के लिए होता फिर आपका आंसर सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता। दैट्स गुड, करेक्ट, शाबाश। If the concentration of oxygen in air is reduced by 20%, एमसीक्यूज का ये फायदा होता है कि अगर कोई पॉइंट रह भी जाए तो वो यहां पे आ जाते हैं। अच्छा, 20% डिक्रीज अगर आ जाए एयर में ऑक्सीजन की तो रिस्पायरेशन रेट डबल हो जाता है। अगर एयर में ऑक्सीजन कम है तो वो कमी हम कैसे पूरी करते हैं? ऑटोमेटिकली हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीजन है ब्रीथिंग के चेंज में, टाइमिंग के चेंज में। अगर कभी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आ जाए तो ब्रीथिंग रेट क्विक करके, ब्रीथिंग रेट डबल करके हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश करते हैं। तो आप याद रखें कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज reduced by 20%, it will dash the rate of respiration. तो आपने याद रखना है कि rate of breathing will become double. तो इसका आंसर जो है वो तो मैंने बता दिया। So correct answer is B. If there is decrease in oxygen in environment, it will also increase the rate of breathing. ताकि हर हाल में जो ऑक्सीजन चाहिए वो पूरा किया जाए। अगर एनवायरनमेंट से कम मिल रहा है तो बार बार लिया जाएगा, अगर एनवायरनमेंट से पूरा लिया जा रहा है तो नॉर्मल लिया जाएगा। आपको 100 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 100 का नोट है तो आप एक ही बार हाथ आगे करके 100 का नोट ले लोगी मुझसे। लेकिन अगर मेरे पास 50-50 रुपए हैं तो आप एक बार 50 रुपए ले लोगी और फिर 50 रुपए ले लोगी, 100 पूरे कर लोगी।
तो अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम है तो अपनी नीड पूरी करने के लिए ब्रीथिंग रेट को डबल किया जाता है ताकि वहां से वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज MCQs is rate and depth of respiration, especially inspiration, is controlled by dash. Rate and depth of inspiration. तो इंस्पायरेशन किसका रोल है? डर्सल, लेटरल, वेंट्रल, none of them. शाबाश. IV. इस स्टूडेंट को IV याद है. IV. Inspiration is controlled by ventral part, while dorsal and lateral are responsible for expiration. डेल. डेल कंप्यूटर बड़े मशहूर हैं, लेकिन आपने डेल को याद रखना है फॉर डर्सल रीजन, लेटरल रीजन एंड एक्सपायरेटरी प्रोसेस. नेक्स्ट MCQs is respiratory centers are dash in brain, medulla, pons, cerebral hemispheres, and all of them. So the right answer is all of them. Next is thank you so much. Dear students, अभी तक हम पाथवेज पढ़ रहे थे. ऑक्सीजन हमने पहुंचा दिया ब्लड तक, अब ब्लड ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचेगा. डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट्स नाउ, और हम ऑक्सीजन टॉपिक पढ़ेंगे